हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में क्या देखेंगे? आज की वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देखने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। ठीक है, जितने भी यूरोपीय कंपनी भारत में आए उन लोगों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो भारत में यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का आगमन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। तो भारत में यूरोपीय कंपनी कब से स्टार्ट हुआ? तो 15वीं शताब्दी में। भारत में यूरोपीय कंपनी कब से स्टार्ट हुआ? 15वीं शताब्दी में। कैसे कैसे आया? तो देखिए, पहले पुर्तगाल आया। पहले कौन आया? पुर्तगाल आया, ठीक है। फिर कौन आया? अंग्रेज आया। फिर कौन आया? डच आया। फिर डेनिश आया। फिर फ्रांसीसी आया। फिर लास्ट में स्वीडिश आया। चलिए, सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आया, अंग्रेज आया, डच आया। पहले तीन याद कीजिएगा। पहले कौन आया? पुर्तगाली आया, अंग्रेज आया, डच आया। उसके बाद कौन आया? डेनिश आया, फ्रांसीसी आया, स्वीडिश आया। बोलिएगा कौन कौन आया? पुर्तगाली आया, अंग्रेज आया, डच आया, डेनिश आया, फ्रांसीसी आया, स्वीडिश आया। ठीक है। पुर्तगाली कब आया? 1498 में। अंग्रेज कब आया? 1600 में। डच कब आया था? 1602 में। डेनिश कब आया था? 1616 में। फ्रांसीसी कब आया था? 1664 में। और स्वीडिश कब आया था? 1731 में। ठीक है। तो पहले हम लोग पुर्तगाली के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा, गुजराती। प्रथम पुर्तगाली कौन आया था? तो प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा, गुजराती पथ प्रदर्शक अबुल मनीत की सहायता से। तो जो वास्को डी गामा था वो किसकी सहायता से आया था? तो गुजरात के पथ प्रदर्शक थे अब्दुल मनीत। क्या नाम था उनका? अब्दुल मनीत। वास्को डी गामा किसके सहायता से आया था? तो अब्दुल मनीत। तो प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीत की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पे उतरा। देखिए, ध्यान से समझिए, हम लोग एक एक लाइन को याद करते चलेंगे। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पुर्तगाली के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला पुर्तगाली कौन आया था? तो सबसे पहला पुर्तगाली आया था वास्को डी गामा, ठीक है। किसकी सहायता से आया था? तो गुजरात पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीत की सहायता से आया था। कितने दिनों का सफर था उनका? 90 दिनों का सफर था। यहाँ तक पहुंचे कब थे? तो यहाँ पहुंचे थे वो 17 मई 1498 में। और 17 मई 1498 में। और किस जगह पे पहुंचे थे? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पे, ठीक है। वहां पर हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। तो ये जब केरल कालीकट बंदरगाह में पहुंचे थे, तो जब भारत में पहुंचे थे तो वहां पर स्वागत इनका किसने किया? तो राजा जमोरिन ने। किसने किया शासन? स्वागत जमोरिन ने, ठीक है। पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल दूसरा पुर्तगाली था। चलिए, पहला पुर्तगाली तो वास्को डी गामा था, दूसरा कौन था? तो अल्ब्रेज केब्राल, याद रखिए। दूसरा पुर्तगाली कौन था? अल्ब्रेज केब्राल, ठीक है। पहला तो वास्को डी गामा था, ये दूसरा कौन था? अल्ब्रेज केब्राल। दूसरा पुर्तगाली अल्ब्रेज केब्राल था, जो कि 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया और 1500 में आया, ठीक है। देखिए, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पुर्तगाली के बारे में। सबसे पहले हम लोग पहला पुर्तगाली यात्री आया था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आया था? तो 17 मई 1498 को आया था। कैसे आया था? तो गुजरात के पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीत की सहायता से आया था। 90 दिनों का यात्रा करके आया था, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़े थे? दूसरा पुर्तगाली यात्री। दूसरा कौन था? केब्राल था, ठीक है। कौन था? केब्राल। तो दूसरा पुर्तगाली कौन था? अल्फ्रेज केब्राल, जो कि आया था 15 दिसंबर 1500 को, ठीक है। 31 दिसंबर जो कब आया था? 31 दिसंबर 1500 को। और उसके बाद 1502 में वास्को डी गामा फिर से आया था, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पुर्तगाली। सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो पहला पुर्तगाली था वास्को डी गामा, जो कि गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीत की सहायता से 90 दिनों का यात्रा करके 17 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह में पहुंचा, जहाँ पर उसका वहाँ का शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। फिर दूसरा था अल्फ्रेज केब्राल था, जो कि 1500 में आया था। और उसके बाद 1502 में वास्को डी गामा फिर से आया था, ठीक है। पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल दूसरा पुर्तगाली था, जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया। 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। फिर उसके बाद आया था फ्रांसीसी डी अल्मोरा, तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में। चलिए, अब जो आएगा ना वो गवर्नर बन के आएगा। तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन आया था? अल्मोरा। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्मोरा, ठीक है। फ्रांसीसी डी अल्मोरा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था, जो कि 1505 से 1509 के लिए। और गवर्नर के रूप में 1505 में भारत आया था कौन? फ्रांसिसो डी अल्मोरा। और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति लाई थी। तो ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्फाडो जी अल्मोरा फ्रांसीसी डी अल्मोरा लाया था, ठीक है। फिर 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बन गया। चलिए, तो पहला तो अल्मोरा आया 1505 से लेकर 1509 तक था। तो 1509 में उसका टाइम खत्म हो रहा था, तो फिर दूसरा गवर्नर को भेजना था, तो वो अल्बुकर्क को भेजा था। किसको भेजा था? अल्बुकर्क को। और जो आपका पहला पुर्तगाली गवर्नर आया था कौन? पहला पुर्तगाली गवर्नर आया था अल्मोरा। वो कोई काम किया था? तो हाँ, ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी। फिर आप लोग का 1509 में अल्फांसो
1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया। वह भारत का पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को। ठीक है, वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने कोचिन को अपना मुख्यालय बनाया। ये जो अल्बुकर्क है, अल्बुकर्क को अपना मुख्यालय किसको बनाया? कोचिन को बनाया। 1510 में ईस्वी में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। 1510 में ये क्या किया? 1510 में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। ठीक है, ये अल्बुकर्क जो पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और 1510 में यूसुफ आदिल शाह से वो अपना गोवा छीना था। ठीक है, 1500 और उसने अल्बुकर्क ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? कोचिन। और 1510 में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया। बुकर्क ने 1511 में, देखिए 1510 में तो गोवा पर अधिकार किया था यूसुफ आदिल शाह से छीन के। ठीक है, 1510 में यूसुफ आदिल शाह से छीन के गोवा पर अधिकार किया था। उसके बाद बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित की। बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित की। 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी स्थित हरमुज पर उसने अधिकार किया। ठीक है, तो 1511 में मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित की। 1511 में कहाँ पे स्थापित किया था? मंडी मलक्का में। और 1515 में फारस की खाड़ी स्थित हरमुज पर, और 1515 में फारस की खाड़ी स्थित हरमुज पर उसने अधिकार लिया था। ठीक है, 1515 में फारस की खाड़ी हरमुज पर उसने अधिकार किया था। तो 1530 में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुना ने कोचिन की जगह गोवा का राजधानी बनाया। देखिए, ये जो आप लोगों का था अल्बुकर्क को वो अपना मुख्यालय कोचिन को बनाया था। तो 1530 में जो पुर्तगाली गवर्नर आते हैं नीनो डी कुना बनाते हैं, नीनो डी कुना, ये कोचिन की जगह पे अपना मुख्यालय गोवा को बना लेते हैं। ठीक है, कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथुम और बंगाल में हुगली में कुन्हा ने, ठीक है, नीनो डी जो कुन्हा जो थे वो मद्रास के निकट सेंथुम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की। ठीक है, बंगाल में हुगली में और हुगली में पुर्तगाली बस्तियां। ठीक है, मद्रास में सेंथुम और हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की। उन्होंने 1534 ईस्वी में बेसिल पर और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार किया। उसके बाद क्या किया? नीनो डी कुनन जो है वो 1534 और 1535 दोनों में कुछ न कुछ किए। 1534 में वो बेसिल पर अधिकार किए थे और 1535 में वो नीव पर अधिकार किए थे। ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आए थे। तो पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ कौन संत आए थे? तो प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आए थे। कौन आए थे? जेवियर भारत आए थे। जेवियर किसके साथ आए थे भारत? तो मार्टिन डिसूजा के साथ। किसके? पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ। पुर्तगाली सामुदायिक साम्राज्य को एस्टादो दी इंडिया नाम दिया गया। पुर्तगाली सामुदायिक साम्राज्य को एस्टादो द इंडिया, पुर्तगाली सामुदायिक समुदाय को क्या नाम दिया गया? एस्टादो दी इंडिया नाम दिया गया। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापना हुआ था? 1556 में। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1576 में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया। उन्होंने कार्ज आर्मेडा काफिला पद्धति पर जहाजों को अरब सागर में प्रवेश नियंत्रित किया। कार्ज आर्मेडा काफिला पद्धति कौन सा पद्धति था? उन्होंने कार्ज आर्मेडा काफिला पद्धति उन्होंने कार्ज आर्मेडा काफिला पद्धति पर जहाजों के अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रित किया। उन्होंने गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किया। इन्होंने किस स्थापत्य कला का प्रचलन किया? उन्होंने गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किया। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचिन में अपनी पहली फैक्ट्री और 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ की थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 में कोचिन में 1503 में कोचिन में और 1505 में कन्नूर में। 1503 में कोचिन में और 1505 के कन्नूर में। उन्होंने तंबाकू की खेती से भारतवासियों को अवगत कराया। ये जो थे ना आपको
ये पुर्तगाली जो थे वो आपको तंबाकू की खेती के बारे में भारतवासियों को बताए। तो भारत में सबसे पहले आए और 1961 ईस्वी में गोवा छोड़कर सबसे अंत में गए। तो पुर्तगाली जो है वो आप लोगों का सबसे पहले आया और सबसे अंत में छोड़ के गया। तो हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग आज पढ़ रहे हैं यूरोपीय शक्ति का आगमन। क्या पढ़ रहे हैं आज हम लोग? आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो सबसे पहले हम लोग पुर्तगाली के बारे में पढ़े, अब हम लोग फिर डच के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इसमें दिया होगा वैसे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पुर्तगाली के बारे में एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर उतरा। वहां पर हिंदू शासक चमोरिन ने उसका स्वागत किया। पेड्रो अल्ब्रेज के ब्राल दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। फ्रांसीसी डी अल्मोरा 1505 से 1509 प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में भारत आया। उसने भारत में शांत जल की नीति मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया। वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने कोचिन को अपना मुख्यालय बनाया। 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया। 1515 में फारस के खाड़ी स्थित हरमुज पर उसने अधिकार कर लिया। 1530 में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कोना ने कोचिन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। कोना ने मद्रास के निकट सेंथोम और बंगाल की हुगली में पुर्तगाली बस्तियों स्थापित की। उसने 1534 में बेसिन तथा 1535 में द्वीप पर अधिकार किया। पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आए। पुर्तगाली सामुदायिक साम्राज्य को एस्तादो दी इंडिया नाम दिया गया। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया। उन्होंने कार्ज आर्मेडा काफिला पद्धति पर जहाज के अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रित किया। उन्होंने गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किया। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचिन में अपनी पहली फैक्ट्री और 1505 में कन्नौज में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। उन्होंने तंबाकू की खेती से भारतवासियों को अवगत कराया। वह भारत के सबसे पहले आए और 1961 में गोवा छोड़कर सबसे अंत में गए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डच के बारे में जो कि हॉलैंड वासी है। डच किसको बोला गया? हॉलैंड वासी को। तो डच संसद द्वारा 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो डच की स्थापना कब हुई? तो डच की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। कॉर्नेलियन हाउटमैन पहला डच यात्री था। पहला डच यात्री कौन था? हाउटमैन। पहला डच यात्री कौन था? हाउटमैन। और पहला पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा। पहला डच यात्री था हाउटमैन। हाउटमैन यात्री था जो 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत में पहुंचा। सुमात्रा पहुंचकर बांटम के राजा के साथ संधि की। सुमात्रा पहुंचकर बांटम राजा के साथ संधि की डच हाउटमैन। ठीक है, वो जो हाउटमैन है वो। डच नौसेना नायक वादेर हेग ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाना तथा मेतोपोली में दूसरा कारखाना स्थापित किया। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाना पहला कहाँ पे स्थापित हुआ? मसूलीपट्टनम में, जो कि 1605 में हुआ था। डच द्वारा स्थापित कुछ अन्य कारखाने पुलिकट 1610 में किया, सूरत 1616 में किया, कड़िकल 1645 में, चिनसुरा 1653 में, कोचिन 1663 में। पुलिकट में डच कारखाने को गोल्ड्रिया का किला था। चिनसुरा में डच किले को गुस्तावुस फोर्ट कहा जाता है। पुलिकट में डच कारखाने को गोल्ड्रिया का किला था। चिनसुरा में डच किले को गुस्तावुस फोर्ट कहा जाता है। बंगाल में पिपली में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई। बंगाल में पिपली में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई, लेकिन शीघ्र ही यह बालसोर स्थानांतरित कर दी गई। डचों ने पुलिकट जो उनका मुख्यालय था, डचों ने पुलिकट में स्वर्ण के सिक्के पैगोडा का प्रचलन किया। इस स्वर्ण के सिक्के पैगोडा का प्रचलन किसने किया? डचों ने पुलिकट में स्वर्ण के सिक्के पैगोडा का प्रचलन किया। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने डच को बेदरा के युद्ध में पराजित किया और भारत पे उनकी गतिविधियां समाप्त की 1759 में। ठीक है, कब? देखिए, पहले तो पुर्तगाली आया, पुर्तगाली के बाद यहाँ पे डच के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। तो 1759 में जो है ना वो अंग्रेज क्या करता है? डच को बेदरा के युद्ध में, किसके युद्ध में? बेदरा के युद्ध में पराजित किया था। तो डच को अंग्रेज जो है वो डच को किस युद्ध में पराजित किया था? बेदरा के युद्ध में 1759 में पराजित किया और डच का जो शासन चलता था भारत को उसको खत्म कर दिया। अब हम लोग अंग्रेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के एक समूह ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग into the
ईस्ट इंडीज की स्थापना 1599 में की गई। महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार प्रदान किए। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया और जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा। वहां उसने बादशाह से फारसी में बात की, जिससे प्रसन्न होकर उसे 400 का मनसब एवं इंग्लिश खाकी उपाधि दी गई। ठीक है, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस था। हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया था। कैप्टन हॉकिंस किस नामक जहाज से आया था सूरत? हेक्टर नामक जहाज से। कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया और जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा। वहां उसने बादशाह के फारसी में बात की, जिससे प्रसन्न होकर उसे 400 का मनसब एवं इंग्लिश खाकी उपाधि दी गई। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने भारत में पहली प्रथम व्यापारिक कोठी 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन ने सोआवली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया। अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में पश्चिम भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत, वो भी था जेम्स प्रथम के दूत था ना? हाँ वही था, वो भी हम लोग पढ़े थे ना। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं। अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में पश्चिम भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, ठीक है, सर टॉमस रॉस 1615 में भारत आए। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रॉस 1615 ईस्वी में भारत आए और जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया। 1632 में अंग्रेजों को बहुत ही सुनहरा फरमान दिया। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना कारखाना 1633 में बालासर एवं हरिपुरा में स्थापित किया। अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना कारखाना 1633 में बालासर और हरिपुरा में स्थापित किया। 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डी नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राज से मद्रास पट्टी पर प्राप्त किया और वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। 1651 में ब्रिजमैन में हुगली एक कोठी स्थापित की। 1651 में ब्रिजमैन में हुगली में एक कोठी स्थापित की। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगांजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। 1688 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में चलिए तो हम लोग का 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में सूरत के स्थान पर बम्बई अंग्रेज के 1687 ईस्वी में सूरत के स्थान पर बम्बई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्समैन के उत्तराधिकारी के रूप में 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्समैन के उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड ओंगियर सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर बना। वह बम्बई शहर का संस्थापक था। 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्समैन 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्समैन 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्समैन के उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड ओंगियर सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर बना। वह बम्बई शहर का संस्थापक था। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया। इसे निशान कहते हैं। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों के 3 गांव सुतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की, जिसे बदले उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े।
जॉर्ज चार्नोक ने बंगाल के इन तीनों गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी। जॉर्ज चार्नोक ने किसने? जॉर्ज चार्नोक ने इन तीनों गांव, कौन सा गांव था? सूतानाथी, कलिकता, गोविंदपुर। सूतानाथी, कलिकता, गोविंदपुर। जॉर्ज चार्नोक ने बंगाल के इन तीनों गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी तथा फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जिसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर था। 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया। 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया। 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया, जो सन 1774 ईस्वी से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी में रहा। जो सन 1774 से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। यूरोपीय की प्रथम फैक्ट्रियां पुर्तगाली कोचिन केरल, डच मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, अंग्रेज मछलीपट्टनम डेनिश ट्रावनकोर तंजौर, फ्रांसीसी सूरत गुजरात। पुर्तगाली कोचिन केरल 1503, डच मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश 1605, अंग्रेज मछलीपट्टनम में 1611 में, डेनिश ट्रावनकोर तंजौर 1620 में, फ्रांसीसी सूरत गुजरात 1668 में। ठीक है, देखिए पुर्तगाली आया था तो वो पहला बनाया था कोचिन केरल 1503 में, डच आया था तो मछलीपट्टनम में बनाया था 1605 में, अंग्रेज आया था तो मछलीपट्टनम में बनाया था 1611 में, डेनिश जो है वो ट्रावनकोर तंजौर 1620 में बनाया था और फ्रांसीसी जो है वो सूरत 1688 में बनाया था। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रांसीसी के बारे में। तो फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के मंत्री कार्ल कोलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडसे ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रैंको कैरो ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। उनकी दूसरी कंपनी मछलीपट्टनम में स्थापित हुई। 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने वलिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खालूरी ने पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो आगे चलकर पौंडीचेरी के नाम से जाना गया। डचों ने पौंडीचेरी को छीन लिया, लेकिन रिजविक की संधि के बाद पौंडीचेरी पुनः फ्रांसीसियों को मिल गया। बंगाल के मुख्य फैक्ट्री चंद्रनगर में थी। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार में स्थित माही तथा 1739 में करिकल पर अधिकार किया। 1742 में डुप्ले गवर्नर बना। 1742 ईस्वी में डुप्ले गवर्नर बना। वह भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 युद्ध हुए, जिन्हें आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, कर्नाटक युद्ध कहा गया। 1742 में डुप्ले गवर्नर बना। डुप्ले गवर्नर कब बना? 1742 में। 1742 में डुप्ले गवर्नर बना। वह भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। 1742 में डुप्ले गवर्नर बना। वह भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक क्षेत्र के कुल 3 युद्ध हुए। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक क्षेत्र के 3 युद्ध हुए, जिन्हें आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ, इसलिए आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1760 को। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 को। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 को। तो 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई और उसका वर्चस्व भारत में समाप्त हो गया। इस युद्ध में जनरल आयरकुट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। तो आप लोग का ये 3 कर्नाटक का युद्ध हुआ था, ठीक है। जो आप लोगों के कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हुआ था? आप लोगों का कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, ठीक है। देखिए बेसिकली हुआ क्या था, जो भी पहले डच आया था तो डच को भी हरा दिया अंग्रेज, फिर अपना शासन करने लगा। तो फ्रांसीसी आया तो फिर फ्रांसीसी को भी हरा के अपना शासन करेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग का क्या है, कर्नाटक आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध वो 3 हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। पहला हुआ था 46 से 48 में, दूसरा हुआ था 49 से 54, फिर 56 से 63 में हुआ था। पहला में फ्रांसीसी जीता था, दूसरा में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा और तीसरा जब वांडीवास का युद्ध हुआ था उस टाइम वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित हुआ और वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरीके से हार गए। तो इस तरीके से आपका जो है ये वाला आज कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हम लोग का कौन सा था, क्या था आज? हम लोग यूरोपीय शक्ति का आगमन पढ़े हैं, ठीक है। क्या पढ़े आज हम लोग? यूरोपीय शक्ति का आगमन पढ़े, जिसमें हम लोग का ये पूरा पढ़ लिए, कुछ छोड़े नहीं है ना, देख लीजिए आप लोग।
आज हम लोग का लेसन 1 था, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का यूरोपीय शक्ति का आगमन हम लोग पढ़े अच्छे से। अब आप लोगों का क्या काम है, अब आप लोगों का काम है इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। और ये सब कौन कब आया, फ्रांसीसी सब है, कौन युद्ध कब हुआ, और उसके बाद जब युद्ध हुआ तो उसके बाद युद्ध खत्म होता है तो कोई ना कोई संधि होता है। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध खत्म हुआ तो दो सापेल संधि हुआ था, दूसरा खत्म हुआ तो पौंडीचेरी की संधि हुआ था, और तीसरा खत्म हुआ कर्नाटक का तो पेरिस की संधि हुआ था, ठीक है। आंग्ल फ्रांसीसी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का आज का लेक्चर होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।